नमस्कार बच्चों। आज हम सोशल साइंस यानी कि सामाजिक विज्ञान के 10वीं कक्षा में प्रथम पाठ संसाधन एवं विकास रिसोर्सेस एंड डेवलपमेंट इस विषय पर बात करेंगे। हम सबसे पहले इस पाठ में देखते हैं कि संसाधन किसे कहते हैं। संसाधन मानव के लिए उपयोगी तथा मूल्यवान कोई भी भौतिक पदार्थ, धरती पर मौजूद कोई भी पदार्थ जो मानव के लिए उपयोगी है वह संसाधन कहलाता है। मानव प्रकृति से सामंजस्य बिठाता है, तकनीक द्वारा और संस्थानों का सृजन करता है ताकि आर्थिक विकास को गति मिल सके। तो क्या संसाधन मुफ्त में मिला है या उपहार है प्रकृति द्वारा? नहीं, मानव स्वयं संसाधनों का ही एक हिस्सा है, क्योंकि मानव धरती पर सबसे शक्तिशाली प्राणी है, तो बाकी संसाधनों को वो अपने विकास के लिए उपयोग करता है। अब हम देखते हैं कि संसाधनों का वर्गीकरण कैसे किया जा सकता है। संसाधनों का वर्गीकरण हम उत्पत्ति के आधार पर, समाप्यता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर और विकास के स्तर के आधार पर कर सकते हैं। इसको हम और ज़्यादा डिस्कस करते हैं, डिटेल में देखते हैं कि उत्पत्ति के आधार पर हम कैसे संसाधनों का वर्गीकरण कर सकते हैं। तो उत्पत्ति के आधार पर हम जैव और अजैव संसाधन कह सकते हैं। अब जैव यानी बायोटिक और अजैव एबायोटिक। अब इसमें हम देखते हैं कि बायोटिक और अबायोटिक या जैव और अजैव क्या होते हैं। जो जीव जंतु या जो सांस लेते हैं, जो जिंदा होते हैं, इसमें पेड़ पौधे भी और जीव जंतु भी आ जाते हैं। फिश, काई और पशुओं से लेकर पेड़ पौधे, ये सभी इसमें आते हैं। तो इनसे मिलने वाला जो भी हमें पदार्थ है वो सब जैव रिसोर्स में आते हैं। एबायोटिक में निर्जीव चीज़ें जैसे कि आपके मिनरल्स, रॉक, पत्थर या मेटल, ये सभी अजैव में आते हैं। इसके बाद आता है नवीकरणीय व अनवीकरणीय, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेस। अब इसमें आप देखिए, रिन्यूएबल यानी कि नवीकरणीय संसाधन, वे संसाधन जो कि भौतिक, रासायनिक और मैकेनिकल इन प्रोसेस से जो है अपना रूप बदल सकते हैं और लंबे समय तक चलते हैं, या ऐसे संसाधन रिन्यूएबल होते हैं, उन्हें बार बार हम इस्तेमाल कर सकते हैं। आप तो देख सकते हैं सोलार एनर्जी जो सूरज की रोशनी से हमें मिलती है, जिस सौर ऊर्जा जिसे हम कहते हैं, विंड एनर्जी और जंगल या वाइल्ड लाइफ, जल, ये सभी तरह के रिन्यूएबल रिसोर्सेस होते हैं। ये लंबे समय तक पुनः जो है चक्रीय होकर हमें इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसी तरह अनवीकरणीय रिसोर्सेस जो बहुत लंबे समय के बाद जो है बनते हैं और उन्हें एक बार अगर हम इस्तेमाल कर लें तो वो दोबारा बनने में काफ़ी समय लग सकता है और वो दोबारा हमें नहीं मिलते, उनका रूप बदल जाता है। ऐसे फॉसिल फ्यूल्स होते हैं जो कि अवशेषों से बने हुए, जैसे कि कोयला। वो कोयले को अगर आप एक बार इस्तेमाल कर लो तो उसका रूप बदल जाता है और दोबारा उसे हम इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब अगला हम देखते हैं उनका संसाधनों का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर। स्वामित्व के आधार पर हम इसे वर्गीकृत करते हैं इंडिविजुअल यानी कि व्यक्तिगत, सामुदायिक, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों के रूप में। कई ऐसे संसाधन होते हैं जो व्यक्तिगत तौर पे, जैसे किसी ने एक ज़मीन खरीदी या किसी के पास अपना खुद का जो है लाइफ स्टॉक है, खुद के पालतू जानवर हैं, या उसने तालाब बनाया, या किसी भी तरह की उसके पास जो प्रॉपर्टी है, तो वो उसकी इंडिविजुअल या व्यक्तिगत उसका संसाधन है। इस तरह कम्युनिटी ओन की सभी का, गांव का कोई एक तालाब या गांव का खेलने का ग्राउंड या बरियल ग्राउंड्स, जहां पर आप देखोगे शमशान घाट,
इस तरह के या पब्लिक पार्क्स या मॉन्यूमेंट्स, ये सब जो है कम्युनिटी के यानी समुदाय के होते हैं, तो ये सामुदायिक संसाधन है। इसी तरह राष्ट्र की संपदा होती है, जंगल या बर्ड सेंचुरी, राष्ट्रीय उद्यान या बांध परियोजनाएं, ये नदियाँ, ये सब राष्ट्र की हैं। अंतर्राष्ट्रीय संसाधनों, इसी तरह अंतर्राष्ट्रीय संसाधन जैसे कि आप समुद्र में देख सकते हैं, समुद्र के जो एरिया हैं वो अंतर्राष्ट्रीय सीमाएं वहाँ पर होती हैं, तो ये अंतर्राष्ट्रीय संसाधन के रूप में होते हैं। अब हम अगला देखते हैं, डेवलपमेंट के हिसाब से विकास के स्तर के आधार पर हम वर्गीकरण करते हैं संभावी, विकसित, भंडार तथा संचित कोष। यानी कि ऐसे रिसोर्स जैसे आप लगाते हो राजस्थान में और गुजरात में, वहाँ पर विंड एनर्जी यानी कि वायु और सौर ऊर्जा, इनके बहुत सारे भंडार है, वो एरिया वहाँ पर इनका बहुत स्कोप है, तो वहाँ इन चीज़ों को, इन संसाधनों को जो है मानव अपने निर्माण कर कर और इन संसाधनों का इस्तेमाल कर रहा है, तो ये पोटेंशियल रिसोर्सेस यानी कि संभावी संसाधन है। इसी तरह विकसित संसाधन जिनका सर्वे करके और उनकी क्वालिटी और उनकी क्वांटिटी कि कितने मात्रा में वो संसाधन है और किस हिसाब से हमें वो मिल सकते हैं, उनका उपयोग हम कर सकते हैं, उनका हम डेवलपमेंट कर सकते हैं। जैसे कि आपकी हिमालयन बेल्ट है, वहाँ पर कई संसाधन है जो प्राकृतिक संसाधन हमें मिल सकते हैं तकनीक का इस्तेमाल करके, तो ये डेवलप्ड या विकसित रिसोर्स होते हैं। इसके बाद कुछ ऐसे भंडार होते हैं जिनको हम चाहते तो हैं उपयोग करना, लेकिन हमारे पास वो तकनीक जो है वो बहुत महंगी, या वो नो हाउ यानी रिसर्च और नए तकनीक हमारे पास न होने की वजह से उन संसाधनों का हम पूर्ण उपयोग नहीं कर पाते। तो ऐसे संचित कोषों को हम स्टॉक में या संचित कोष कहते हैं। अब हम आते हैं संसाधनों के विकास की तरफ। अगला टॉपिक है संसाधनों का विकास। तो संसाधनों का विकास क्यों जरूरी है? वो इसलिए ताकि हमारे संसाधनों को ठीक ढंग से और समझ बूझकर हम उसका उपयोग कर सकें। ये संसाधनों का विकास कहलाता है, ताकि उनका जो है संसाधन हम पूर्ण रूप से उपयोग कर सकें, वो खराब ना जाएं, और इसी तरह उनका एक कुछ स्वामित्व में और कुछ ही हाथों में वो बंद के ना रह जाए, बल्कि जो हमारी जनसंख्या है या सभी लोग मानव हैं, उन सभी को उस संसाधनों का उपयोग करने को मिले। और तीसरा, उसमें किसी तरह का जो है शोषण ना हो, संसाधनों के बंटवारे में और संसाधनों के उपयोग में किसी तरह का शोषण या उनका दुष्प्रभाव या पर्यावरण पर उनका कोई गलत प्रभाव ना पड़े, इस तरह हम उनको जो संतुलन है प्रकृति में वो बना के चले। इसलिए हमें संसाधनों का विकास करना है इस तरह की सोच रखकर। तो संसाधनों को इस तरह की सोच रखने के लिए और ऐसा करने के लिए हमें संसाधनों की प्लानिंग करनी पड़ेगी। हम प्लानिंग यानी नियोजन, तो संसाधनों का नियोजन हमारा जो अगला टॉपिक है, वो संसाधनों का हम नियोजन कैसे कर सकते हैं। तो संसाधनों के विवेकपूर्ण उपयोग के लिए संसाधनों का नियोजन एक सर्वमान्य रणनीति है। तो हम रणनीति बना के, या इसे हम प्लानिंग कहते हैं, कि प्लानिंग करके हम संसाधनों का विकास कर सकते हैं। आज जो है राष्ट्रीय, प्रांतीय और प्रादेशिक और स्थानीय स्तर पर संतुलित संसाधन नियोजन की आवश्यकता है। ऐसा क्यों? क्योंकि आप देश के संदर्भ में देख सकते हो कि कुछ ऐसे राज्य हैं जैसे झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, जहाँ पर खनिजों का विस्तृत और कोयले का विस्तृत भंडार है, लेकिन ये राज्य जो हैं वो आर्थिक रूप से हम देखते हैं कि यहाँ ज़्यादातर आदिवासी रहते हैं और कमज़ोर हैं वो। इसी तरह आंध्र प्रदेश में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा पानी के रिसोर्स हैं, जल के रिसोर्स हैं, जल संसाधन है खूब, लेकिन वहाँ इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। इसी तरह राजस्थान में आप देखिए कि बहुत ज़्यादा वहाँ पर खनिज है धरती के नीचे, लेकिन वहाँ पानी का जो संसाधन है उसकी कमी है। इसी तरह लद्दाख एरिया, हिमालयन एरिया,
हिमालय के जो क्षेत्र वहाँ पर भी संसाधन प्रचुर मात्रा में, लेकिन वहाँ दूसरी तरह के जो संसाधन है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है। तो ये कोई एरिया किसी संसाधन में अच्छा है, कोई एरिया में किसी संसाधन की कमी है। तो इन संसाधनों का समान बंटवारा करने के लिए हमें नियोजन की आवश्यकता पड़ती है। संसाधन नियोजन एक जटिल प्रक्रिया है जिसे सोपानों में किया जाता है, और ये है पहचान करना, संसाधनों की हम पहचान करें, उनका सर्वेक्षण करें, उनकी मैपिंग करें, और फिर उन संसाधनों का जो है स्ट्रक्चर उनकी एप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी से और कुशलता से और ऐसे संस्थानों का निर्माण करके और फिर उनकी जो है विकास के लिए हम नियोजन करें। इसके साथ संसाधनों का संरक्षण आवश्यक है। संसाधनों के विकास, नियोजन ही जरूरी नहीं बल्कि संसाधनों का संरक्षण भी इसके लिए बहुत ज़रूरी है। इसी से जुड़ता हमारा अगला टॉपिक बनता है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज, यानी संसाधनों का संरक्षण। अब संसाधनों का संरक्षण क्यों जरूरी है? अब तक पाठ में आप समझ चुके होंगे क्योंकि संसाधन हमारे लिए, मानव के लिए कितने ज़रूरी हैं। अब इन संसाधनों का कहीं अत्यधिक आवश्यकता से ज़्यादा इनका दोहन ना हो जाए और इस तरह की जो सामाजिक आर्थिक समस्याएं ना उत्पन्न हो जाए। और तीसरा है कि पॉल्यूशन या पर्यावरण को किसी तरह का नुकसान ना हो जाए, क्योंकि गांधी जी ने भी कहा है कि हमारे पास हर व्यक्ति की आवश्यकता पूर्ति के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन किसी के लालच की संतुष्टि के लिए नहीं है। तो यहाँ संसाधन अगर इंडिविजुअल, जैसे मैंने कहा कुछ संसाधन इंडिविजुअल यानी व्यक्तिगत हाथों में है, तो कुछ व्यक्तिगत या कुछ ऐसे औद्योगिक घराने उन संसाधनों का ज़्यादा दोहन ना कर सकें, अत्यधिक ना कर लें, या कुछ एक जनसंख्या के कुछ एक भाग को, बहुत सारा भाग तो वंचित रह जाए और कुछ एक भाग के में संसाधनों का अत्यधिक स्वामित्व आ जाए। इस तरह की हमें नियोजन करके और संसाधनों का जो है कंजर्वेशन या उनका नियोजन करना बहुत ज़रूरी है, ताकि संसाधन लंबे समय तक हम उनका उपयोग कर सकें और पर्यावरण को भी बचाए रखें। अब इसमें एक टर्म आता है सतत पोषणीय विकास। ब्रुटलैंड कमीशन की जो रिपोर्ट आई थी 1987 में, उसमें इस सस्टेनेबल डेवलपमेंट यानी सतत पोषणीय विकास, इसको हम इंग्लिश में कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट, सतत पोषणीय विकास का जो टर्म है, ये शब्द सामने आया, उन्होंने इस पर जोर दिया। तो सतत पोषणीय विकास क्या है? ये सतत पोषणीय विकास, इसी से हम समझ सकते हैं कि लंबे समय तक संसाधनों का पर्यावरण और समाज को नुकसान ना पहुंचाते हुए भविष्य की जो पीढ़ी है उसके लिए हमें उसको ध्यान में रखते हुए उनका बड़े समझदारी से दोहन करना, ये सतत पोषणीय विकास में आता है। और इसी के अंतर्गत रियो दी जेनेरो में अर्थ समिट यानी पृथ्वी समिट हुआ था 1992 में, जिसमें इस सतत पोषणीय विकास पर जोर दिया गया था। और वहाँ इस एजेंडे पर जो है सभी देशों ने अपने हस्ताक्षर दिए थे।